चीनियों ने इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध रखी। लॉकडाउन हुआ है, आपका इसके मुतालिक क्या ख्याल है? उसके तुरंत बाद लिखा था, एकदम लिखा था कि ये बड़ी गलती करी है। आर्टिकल 375 और 35 इन्वोक करना, डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी? सच पूछा जाए तो था ही नहीं। हम पुरानी बातों में उलझ जाते हैं, हम वे फॉरवर्ड पे क्यों ना बात करें? जिस दिन मुशर्रफ साहब ने कुल किया था तख्ता पलट, उस दिन मेरा खाना उनके घर पे था शिकागो में। क्यों जेल में आप क्यों गए थे? क्योंकि आपने कोई गलत काम किए थे? बहुत तहरीके चलाता था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल करने लायक दोनों मुल्क नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने देखा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त तो इनगल्फ्ड है एक कोविड-19 में, और कोविड-19 के साथ साथ टेंशन्स भी बढ़ी हैं, फैमिलीज़ उड़ रही हैं, अल्लाह के पास जा रही हैं। कोई हिंदुस्तान से जा रहा है, कोई पाकिस्तान से, कोई अमेरिका से, कहीं से भी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि आपके रिलेशंस किसी से भी ख़राब हो सकते हैं लेकिन कट नहीं सकते, और वो है आपका नेबर अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बड़ी टेंशन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बड़ी टेंशन, और एक वक्त आपका ईरान और पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि इस वक्त दिल्ली के पास गुड़गांव में हैं, और ये पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, और ये मैं समझता हूँ बड़े चंद नफीस हिंदुस्तानियों में हैं जो कि हमेशा पैसिफिकेशन की, पीस की और अमन की बात करते हैं। हिंदुस्तान में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, खुल के बोलते हैं, और मैं कहता हूँ कि कोई इधर उधर की बात नहीं, स्ट्रेट टू द शॉट। ये हैं डॉक्टर वेद प्रताप वेदक, जो कि एक नामवर पर्सनालिटी है हिंदुस्तान की, एक नामवर वो एक शख्सियत है कि जिसने हमेशा एक अमन की बात की है हर तरफ, लंदन में भी और यहाँ भी। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको वेलकम टू द प्रोग्राम कहूँगा डॉक्टर साहब, और ये मैं आपसे शुरू करूँगा कि इस वक्त एक तो हिंदुस्तान बड़े एक टर्मोइल में है चाइना की वजह से लद्दाख में। अब ये मुझे बताइए कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करेगी चाइना के साथ, या हम देखेंगे कि वहाँ एक अमन आ जाएगा ताकि हर जगह वो जैसे कहते हैं ना कि शांति हो जाए हर जगह? नहीं, जहाँ तक चाइना के साथ संबंध है, मुझे लगता ये है कि ये जो मामला हुआ है ना गलवान घाटी में, ये तुरत फुरत का मामला है। दोनों तरफ के जो रहनुमा हैं, बड़े नेता लोग हैं, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये मामला ऐसा है कि वहाँ गए हिंदुस्तान के फौजी, वो चीनी फौजियों से बात करने लगे, बातचीत में कुछ गर्मा गर्मी हो गई और मारपीट हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब एक आपके एक मेंबर हैं कांग्रेस के, कहीं उन्होंने गलती से कहा है या फैक्चुअली कहा है कि ये 20 आदमी नहीं मरे बल्कि 200 से ज़्यादा आदमी ये वहाँ उनकी हलाकत हो गई है? तो ये मुझे बताइए, ये कैसे ये स्टेटमेंट दे सकता है कांग्रेस का एक रहनुमा? देखिए, नेता लोग हैं, इनके बोलने पे तो कोई लगाम होती नहीं है, और ये अपनी बात को ठीक सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए कोई प्रमाण दें, कोई एविडेंस दें, ये भी ज़रूरी नहीं होता है। बोल देते हैं, अखबारों में छप जाता है, गलतफहमियाँ फैल जाती हैं। ये आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन एविडेंस किसी के पास नहीं है। चीनियों ने इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। शुरू में उन्होंने बोला था कि हमारे 2-3 लोग भी मारे गए हैं। तो आपको याद हो तो भारत ने 16 जून को जो खबरें जारी की, उसमें कहा कि 3 भारतीय मारे गए हैं और 5 चीनी मारे गए हैं, या 5 भारतीय मारे गए और 3 चीनी मारे गए हैं। लेकिन बाद में वो बिल्कुल गोल हो गए, उस बारे में कोई खबर नहीं है। ये अफवाह है कि 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं, फौजी मारे गए हैं, और सैकड़ों घायल हुए हैं। लेकिन कोई इसका हार्ड एविडेंस किसी के पास नहीं है, ना इंडिया के पास है, ना चीन इस पर कुछ बोल रहा है। मेरा कहना ये है कि एक लोकल इंसिडेंट था,
इसको इतना ज़्यादा ब्लो अप करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारे वज़ीर आज़म ने ये बताने के लिए कि भाई हिंदुस्तान के जवानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई, बहुत ही वीरता से, बहादुरी से काम लिया, उनको ये कहना पड़ा कि हमारी कोई ज़मीन ऑक्यूपाई नहीं की है, हमारे यहाँ कोई एक आदमी घुसा नहीं हमारी बाउंड्री में। ये उन्होंने अपने जवानों की तारीफ़ करने के लिए कह दिया, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, कि बॉर्डर वेल डिफाइंड बिल्कुल नहीं है और 3500 किलोमीटर की है। कभी चीनी घुस आते हैं, कभी हम लोग घुस जाते हैं उधर। ये ऐसे ही चलता रहता है, कभी यार दोस्ती हो जाती है, कभी गाली गुफ्ता हो जाता है, मारपीट हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है। ये लोकल जैसे होता है, मोहल्लों के अंदर झगड़े होते हैं, उस तरह के होते हैं। तो उसको इतना ब्लो अप करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो चीज़ आती है कि अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप तो उस पर काफ़ी वेल वर्स्ड हैं, कश्मीर के मसले के ऊपर। चले, वो तो मसला चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी, लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ है, आपका इसके मुतालिक क्या ख्याल है? देखिए, लॉकडाउन मेरे ख्याल से उन्होंने जैसे ही इसका ऐलान किया, मैंने उसके तुरंत बाद लिखा था, एकदम लिखा था कि ये बड़ी गलती करी है इन्होंने, कि 4 घंटे ऐलान कर रहे हैं, उसके 4 घंटे बाद ही रात को 6 बजे, शायद तकरीर की 6 बजे या 8 बजे, और 4 घंटे बाद वो शुरू हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने 26 मार्च को सुबह ही लिखा था। उन्होंने जिस दिन ये ऐलान किया उस दिन ही लिखा था कि इनको चाहिए था कि 3-4 दिन या बल्कि 6-7 दिन दे देते और लोगों से कहते कि अब हम तालाबंदी शुरू कर रहे हैं, लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं, ताकि जिसको घर जाना हो चला जाए, जिसको रहना हो इंतज़ाम कर ले, खाने पीने का इंतज़ाम कर ले, सब कर ले। एकदम ये समझिए कि एनार्की हो गई मुल्क के अंदर, भगदड़ सी मच गई। लोगों ने जो भागना शुरू किया, कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, बाज़ार बंद हो गए, रेल बंद हो गई, बसें चलना बंद हो गई, कारें चलना बंद हो गई। आप देखिए, हज़ार हज़ार, डेढ़-डेढ़ हज़ार किलोमीटर का फासला लोग पैदल तय कर रहे हैं और अपना सारा सामान कंधे पर लादे हुए। खाना बदोश हो गया पूरा मुल्क, करोड़ों लोग। तो पूरे मुल्क के अंदर एक बद इंतज़ामी सी फैल गई और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वज़ीर आज़म ने इस पर बहुत अफ़सोस भी ज़ाहिर किया। एक ये मुझे लगता है कि उनकी इंसानियत का सबूत है कि अपनी गलती उन्होंने महसूस की और बोले कि भाई मुझे बहुत तकलीफ़ है। इस कदर लोग मरे हैं, भूखे मरे हैं, परेशान हुए हैं कि पार्टीशन के दिनों की याद ताज़ा हो गई। जो बुज़ुर्ग लोग जीवित हैं, अभी ज़िंदा हैं, वो मुझसे बोल रहे थे। जो आपके पंजाब से इधर भारत की तरफ आए या हमारे भारत के जो बहुत से मुस्लिम परिवार के बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, वो मुझसे बोल रहे थे, बोले ऐसा डर पैदा हो गया लोगों के दिल में जैसा पार्टीशन के दिनों में हुआ था। और बोले पार्टीशन से भी ज़्यादा मुसीबत इन दिनों हमने महसूस की, क्योंकि गए रास्ते में खाने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं है, कहीं रात को सोने का कोई इंतज़ाम नहीं है, सड़कों पे लोग सो रहे हैं, फुटपाथों पे लोग बैठे खाना मांग रहे हैं। तो ये एक बहुत गड़बड़ सी हो गई। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि सरकार ने कमाल का इंतज़ाम किया, मतलब कई करोड़ लोग, ट्रेन उन्होंने खाली छोड़ दी, बिना किसी टिकट के, बिना किसी उसके, कहा चलो जिसको जहाँ जाना है हम पहुँचाएंगे। उनको पहुँचाया, बसें, हज़ारों बसें लगा दी, सबको बसों में भर भर के उनके गांव पहुँचा दिया। तो ये काम तो किया सरकार ने, लेकिन शुरू में जो गलती की उसका बड़ा नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, ये फिर वहाँ एक बात आती है कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि हिंदुस्तान और दोनों पाकिस्तान मिल के यूनाइटेड नेशंस में है, सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन आर्टिकल 375 और 35 इन्वोक करना, डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी? नहीं, मेरा ख्याल इसमें ऐसा है कि आर्टिकल 370 सच पूछा जाए तो था ही नहीं, वो कागज़ पे था। मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने राजकाज के दौरान उसको बिल्कुल खोखला कर दिया था। 370 का कोई मतलब ही नहीं था। सारा तो गवर्नेंस कश्मीर का दिल्ली से होता था। जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता था वो तो ठीक है, जो असली पावर है वो तो गवर्नर के पास होता था, राज्यपाल के पास होता था, जिसको कि दिल्ली भेजती थी वहाँ। इसलिए वो 370 तो कुछ था ही नहीं। अब ये हुआ है कि 370 ख़त्म कर देने से
एक तो ये हुआ है कि लद्दाख अलग हो गया है, इसलिए अब उसका थोड़ा प्रोग्रेस फास्ट होगा, फास्टर रहेगा, अलग से हो गया है। इधर जो कश्मीर है उसके बारे में अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ अगर कोई बातचीत चले, अगर कोई प्रेम से मोहब्बत से बात करना चाहे तो बेहतर बातचीत हो सकती है। जैसे कि मनमोहन सिंह जी ने और मुशर्रफ जी ने, मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह जी के बीच जो बात हुई वो कितनी कमाल की बात थी कि जो कश्मीर हम दोनों मुल्कों के बीच एक खाई बना हुआ है उसको हम एक पुल बना दें, उसको एक ब्रिज बना दें, कश्मीर में आना जाना फ्री कर दें। और मैं तो हमेशा कहता रहा कि इनकी दोनों कश्मीरों की असेंबली एक कर दें, दोनों कश्मीरों को मिला के एक कर दें और उसको स्विट्ज़रलैंड के जैसा स्टेटस दे दें। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए वो दोस्ती का एक ब्रिज बन जाए, सेतु बन जाए। ये मैं चाहता हूँ और ये आज भी हो सकता है। आज भी दोनों मुल्कों के बीच में कश्मीर एक प्रेम का धागा बांध सकता है। तो ये मुझे बताएं, फिर हम ये मैं दोनों साइड से देखता हूँ, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। हम पुरानी बातों में उलझ जाते हैं, हम वे फॉरवर्ड पे क्यों ना बात करें? क्योंकि एक मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक जनरल मुशर्रफ वो हिंदुस्तान गए थे इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम पे, तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ आपके सामने बात करूँगा, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में आएंगे, आपको पाकिस्तान में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी बातों का। तो हमें ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको दूर करना चाहिए, इसको ठीक करो। हम इसको कैसे करेंगे ठीक डॉक्टर साहब? देखिए, ये बातचीत से ही होगा। अभी मैं कोई शायद 6-7 महीने हो गए, 8 महीने, मैं दुबई गया था। तो कहीं मेरी तकरीर थी, वो तकरीर मैंने की ख़त्म और फिर मुझे मालूम पड़ा कि जनरल मुशर्रफ दुबई में हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, तो पहले तो आए नहीं फ़ोन पर। फिर जब मैंने पुरानी किसी बात की याद दिलाई तो उनके सेक्रेटरी ने उनको फिर जाके कहा, वो फिर आए फ़ोन पे। मुझसे कहने लगे, वैदिक साहब आपसे मिलके तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन अभी हमको एक मीटिंग में जाना है, क्या करें? तो मैंने कहा मैं रात की फ़्लाइट से जा रहा हूँ वापस। तो बोले ऐसा है, मैं मीटिंग को पोस्टपोन करता हूँ, आप आइए। मैं गया, घंटे 1.5 घंटे उनसे जम के बात हुई और आपसे मैं कह नहीं सकता हूँ कि उन्होंने कितने एहतराम से मुझे रिसीव किया है। हालांकि मुझसे वो उम्र में 4-6 महीना बड़े हैं, लेकिन उनके छोटे भाई जो शिकागो में रहते हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके घर गया हूँ। जिस दिन मुशर्रफ साहब ने कू किया था तख्ता पलट, उस दिन मेरा खाना उनके घर पे था शिकागो में। मुशर्रफ साहब के जो बड़े भाई रोम में रहते थे, उनसे भी मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ था। तो मुझे लगा ये कि अब मुशर्रफ साहब बिल्कुल एक दूसरे बदले हुए इंसान हैं। जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी मेरी फ़ोन पे उनसे 1-2 बार बात हुई है। 99 में भी एक बार बात हुई उनसे, एक बार मैं पाकिस्तान गया था तो वहाँ भी उनसे फ़ोन पे बात हुई मेरी। अब वो मुझे जैसा मैं सोचता हूँ ना, मुझे लग रहा है बिल्कुल वैसा ही वो सोचने लगे हैं कि भाई कश्मीर पे हम लोगों को बातचीत करना चाहिए, झगड़ा टंटा ठीक नहीं है, दहशतगर्दी ठीक नहीं है और बात करके इसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि आपके कश्मीर वाले भी उतने ही परेशान हैं जितने हमारे कश्मीर वाले हैं। आपके यहाँ ज़रा हल्ला-वल्ला कम मचता है, शोर कम मचता है, हमारे यहाँ शोर ज़्यादा मचता है। हमारे यहाँ ज़रा फ्रीडम ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोई फ़ौज की दखलंदाज़ी नहीं है, इसलिए लोग जो मन में आता है बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि अभी जो कश्मीर के बड़े नेता लोग नज़रबंद हैं, मेरी उनमें से कई मेरे बड़े शख्सी दोस्त हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है और खुल के बात होती है। उनको तकलीफ़ कोई नहीं है। एक तो बड़ी बात ये, मैं भी जेल में कई बार रहा हूँ। छोटी उम्र में मैंने बहुत जेल काटी है, 5-7 बार जेल गया हूँ। दिल्ली में भी, इंदौर शहर में भी, पंजाब पटियाला जेल में रहा 63 साल पहले, जब मेरी उम्र मुश्किल से 13 साल थी। क्यों जेल में आप क्यों गए थे? आपने कोई गलत काम किए थे? बहुत तहरीकें चलाता था, उसको गलत ही बोलते थे। सरकारें तो उनको गलत समझती थी, तभी तो पकड़ के मुझे अंदर कर देती। और जेल में मैं अनशन करता था। अनशन आप जानते हैं ना, हंगर स्ट्राइक। जी जी जी। वो पूरा मेरा शहर बंद हो जाता था। पूरा हमारा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश था, मध्य प्रदेश, उसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हुआ करती थी उस ज़माने में। वो पूरा मध्य प्रदेश बंद हो जाता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। जब मैं कोई हड़ताल करता था या अनशन करता था तो मैं कई बार गिरफ्तार हुआ। तो मुझे बड़ा, जेल में रहने से मुझे बड़ा आनंद होता है बहुत। तो मैं मुशर्रफ साहब के बारे में ये कह रहा हूँ कि उनका एटीट्यूड बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है।
और मेरी जब भी नवाज़ शरीफ जी से बात हुई, ये जो बहन बेनज़ीर भुट्टो से बात हुई, बेनज़ीर भुट्टो तो मुझे बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानती थी। दुबई में भी वो अक्सर, मेरा लड़का जहाँ रहता था, वो खुद कार चला के आ जाती थी, मुझे फिर खुद घर ले जाके खाना खिलाती थी। और मियाँ साहब तो मुझे, मियाँ साहब के वालिद साहब मुझे, वो जो गांव है ना उनका, जहाँ बड़ा भारी उन्होंने बना रखा है अपना कैंपस। जी, जाती उमरा। हाँ, नहीं, जाती उमरा तो इंडिया में है शायद। नहीं, उन्होंने इधर भी बना लिया। इधर इधर वो जो गांव है उसका नाम कुछ और है। वो रायविंड है। रायविंड, रायविंड, रायविंड जी। रायविंड। मुझे कई बार मुझे ले गए, मैं रात को वहीं सोया उनके वहाँ। और उनके वालिद साहब भी मुझे बहुत मानते थे। और ये इमरान भाई से भी मेरी एक बार 2 घंटा बात हुई। ये एक बार कहीं स्पीच दे रहे थे तो कुछ चोट लग गई थी, इनको गिर गए थे, तो इनके कमर में बहुत चोट थी, बैकबोन में चोट आ गई थी, तो 1-2 महीना बिस्तर पे थे। उसी ज़माने में इनके घर जाके मिला, बहुत मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके। और जब ये बने आपके वज़ीर आज़म तो मेरा ये ख्याल था कि अब मामला सुलझेगा। लेकिन बड़ा मुझे अफ़सोस है कि दोनों तरफ से गड़बड़ें होती रहीं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और सारा मामला बिगड़ गया। आप देखो, मोदी थे आरएसएस में, आरएसएस के लोग पाकिस्तान का बहुत विरोध करते रहे। लेकिन आप देखिए कि अटल जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, खुद गए वो। हाँ, और वो पाकिस्तान गए, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे साथ करीब 40 एमपीज़ को भेजा था। मैं आया था तब, आपसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। जी जी। आप देखें कि अगर मोदी चाहते ना, तो मोदी पाकिस्तान के साथ एकदम अच्छे रिश्ते बना सकते थे। लेकिन सारा मामला बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, और आज बोलचाल भी बंद है। सारे लोगों से बोलते हैं, पड़ोसियों से, और जो सबसे नज़दीक हमारा पड़ोसी है, जो हमारे ही लोग हैं, उनसे हम बोलते नहीं। ना पाकिस्तान के लोग हमसे बोलते हैं, ना हम पाकिस्तान के लोगों से। नहीं, विधायक साहब, इनका पाकिस्तान के तो दरवाजे खोले। फॉरेन मिनिस्टर ने कई दफ़ा कहा है भाई हम तो बात करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं आता, पता नहीं क्यों, क्या वजह है? तो अब देखो, ये भी कारण है कि जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वो उसका दबाव भी बहुत रहता है। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए लीडरशिप में, कि ज़्यादा परवाह न करें लोगों की, जो दोनों मुल्कों के मफाद में हो, जो उनके फ़ायदे के लिए हो, उसके लिए डट के काम करें। बाद में सारे लोग आपके भगत हो जाएंगे, सारे पाकिस्तानी आपको तारीफ करेंगे आपकी, सारे हिंदुस्तानी आपकी तारीफ अच्छा, करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये फाइनल क्वेश्चन है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या आप समझते हैं कि हम एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के इसको बायलैटरली इसको सेटल कर लें अपने मामलात को? कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल करने लायक दोनों मुल्क नहीं है। दोनों मुल्कों के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की बात तो सोचना भी नहीं चाहिए, उसका कोई तसव्वुर भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बैठ के बात करने का सवाल है, अगर दोनों वज़ीर आज़म आपस में बात नहीं कर सकते हैं, दोनों सफ़ीर आपस में बात नहीं कर सकते हैं, दोनों विदेश मंत्री आपस में बात नहीं कर सकते हैं, तो भाई आपके और मेरे जैसे लोगों को भेजा जाए, उनसे बात की जाए, वो जाके सब लोगों से बात करें। मैं कितनी बार पाकिस्तान आया हूँ, कितनी बार मैं अफ़गानिस्तान गया हूँ, मुझे तो कभी बुरा लगा नहीं, कभी मेरे साथ किसी ने कोई नाइंसाफ़ी की हो, बदतमीज़ी की हो, मुझे बुरा लगा हो, कभी नहीं लगा। सब लोग बड़ी शराफ़त से बात करते हैं, और मैंने कोई कसर भी नहीं रखी। आपके बड़े-बड़े लोगों के सामने इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए मैंने सब बात जो हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरा खोल के रखा। किसी ने बुरा नहीं माना। ठीक है, मेरी बात को उन्होंने उसको माना नहीं, उसको कबूल नहीं किया, लेकिन सुनते रहे मेरी बात। वो अपनी बात कहते रहे, मैं अपनी बात कहता रहा। कम से कम ये है जी। तो दिल दिल तो मिले। दिमागों में दूरियां रहीं, लेकिन दिलों में तो नज़दीकी आई ना। तो दिलों की नज़दीकी बड़ी भारी चीज़ होती है, वो दिमागों को भी नज़दीक ले आती है। तो ये काम होना चाहिए। और मैं इसीलिए अभी जब लंदन में था, तो वहाँ एक यूनियन ऑफ पीपल्स यूनियन ऑफ साउथ एशिया बनाने का मैं सोच रहा हूँ। आपके पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट मुझसे वहाँ मिले, आपकी एम्बेसी के लोग भी एक फंक्शन में मुझे बुला लिया था।
मुशायरा था वहाँ, उसमें गया, वहाँ भी आपके सफ़ीर और सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक से एक अज़ीम शायर आपके यहाँ के थे वहाँ। मैंने सबसे कहा कि एक पीपल्स यूनियन ऑफ साउथ एशिया हमको बनाना चाहिए। सार्क का एक अल्टरनेटिव हमको खड़ा करना चाहिए, जिसमें हमारे भाई परवेज़ मीर की तरह और मेरी तरह लोग आपस में मिलें, बात करें दिल खोल के, तो कोई न कोई राह ज़रूर निकलेगी। डॉक्टर वेद प्रताप वेदक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और बड़ी अच्छी बात की है, जब तक बातचीत नहीं होगी दोनों की और दोनों का व्यू पॉइंट एक दूसरे को, मैं समझता हूँ, टॉलरेंस के साथ हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर इसी हम डिटॉन्ट में, कोल्ड डिटॉन्ट में रहेंगे। 3 जंगें भी हो गई हैं, क्या उससे निकला? कोल्ड वॉर भी हो गई है, उससे निकला क्या निकला? मिनी वॉर्स भी हो गई, क्या निकला? एट द एंड ऑफ द डे, जंग या war is not the answer, but diplomacy, political diplomacy, friendship, people to people contact, जैसा डॉक्टर साहब ने बात की है, I think that is the way forward. At the end of the day, to kill or to be killed is not the answer, but to live and let live, that is the ultimate answer. Look after Pakistan, look after the interest of peace in the area. Khuda Hafiz.